हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है, क्योंकि इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि वो यह है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला समझिए कि वाटहीन धारा किसको कहते हैं, यानी वाटलेस करंट किसको कहते हैं। यानी वाटहीन धारा यानी वाटलेस करंट जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का एक ऐसा रूप होता है जिसमें प्रतिरोध क्या होता है, जीरो होता है। और प्रत्यावर्ती धारा जब परिपथ में गमन करने लगती है, प्रवाहित करने लगती है, तो उसमें शक्ति का क्षय नहीं होता है, यानी शक्ति का कोई बर्बादी नहीं होता। उसको क्या कहते हैं, वाटहीन धारा यानी वाटलेस करंट कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि घटक पूछा जा रहा है, यानी वाटहीन घटक धारा का जो वाटहीन होगा वो क्या होगा, उसका घटक क्या होगा वो पूछा जा रहा है। और यानी सबसे वाटहीन धारा का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि जब चोक कुंडली में प्रवाहित धारा मतलब होती है वो वाटहीन होती है। जब चोक कुंडली में धारा को प्रवाहित की जाती है तो वो मतलब एक तरह से वाटहीन धारा होती है। ये एक तरह से बेस्ट मतलब एग्जांपल है वाटहीन धारा का। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ घटक पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपका है आई कोस अल्फा, दूसरा ऑप्शन आपका है आई साइन अल्फा, तीसरा ऑप्शन आपका है आई टेन अल्फा, लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आई साइन अल्फा। इसका जो घटक होगा धारा का वाटहीन घटक क्या हो जाएगा, आई साइन अल्फा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर है थीटा है, तब शक्ति गुणांक होगा। सबसे पहला समझिए कि शक्ति गुणांक जो होता है, शक्ति गुणांक एक मतलब मात्रकहीन राशि होता है। इसमें मतलब यूनिट नहीं होता, मात्रक नहीं होता, और इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच समथिंग 0 से 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है। मतलब इसका रेंज जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है 0 से 1 के बीच होता है, यानी शक्ति गुणांक का। ठीक है, और जिससे 0 से 1 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि इसमें प्रत्यावर्ती धारा का गुणांक अगर शक्ति गुणांक अगर 0 हो, लेकिन अगर शक्ति गुणांक प्रत्यावर्ती धारा का अगर 0 है तो इस परिपथ में ऊर्जा हानि का मान भी 0 होगा। यानी परिपथ में अगर शक्ति गुणांक का मान वैल्यू अगर 0 आ गया तो ये समझ जाइए कि परिपथ में जो शक्ति का मतलब क्षय हुआ वो किसके बराबर हुआ, शून्य के बराबर हुआ, मतलब 0 के बराबर हुआ। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ऊर्जा हानि का मान भी शून्य हुआ, मतलब ऊर्जा हानि नहीं हुआ। शून्य का मतलब ये होगा कि परिपथ में कोई ऊर्जा की मतलब ह्रास नहीं हुई। लेकिन आपको कह रहा है कि शक्ति गुणांक होगा। पहला आपका ऑप्शन है कि कोस थीटा, दूसरा है आपका साइन थीटा, तीसरा है टेन थीटा, और लास्ट है टेन 1 थीटा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी कोस थीटा। ठीक है, यानी शक्ति गुणांक क्या होगा, कोस थीटा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि चोक कुंडली का मैंने उदाहरण लिया अभी। चोक कुंडली में प्रवाहित धारा क्या होता है, वाटहीन होता है। ठीक है, लेकिन चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है वो आपको बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, या लेकिन सब प्रेरण होता है। लेकिन आपको 4 ऑप्शन है, कोणीय संवेग संरक्षण सब प्रेरण, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब प्रेरण। ठीक है, यानी सब प्रेरण क्या होता है, मतलब चोक कुंडली का कार्य जो होता है, किस कार्य का जो सिद्धांत होता है किस पर आधारित है, सब प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब समझिए कि सब प्रेरण क्या होता है, यानी सब प्रेरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो वैल्यू होता है उसमें अगर आप एक तरह से चेंजिंग लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, तो उस चेंजिंग के कारण मतलब ईएमएफ उत्पन्न होता है। यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ये उत्पन्न होने लगता है, पैदा होने लगता है। कब, जब आप यानी चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन लाते हैं, उसका मान में उसका वैल्यू में परिवर्तन लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। और इसी घटना को कहते हैं सब प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और ये जो है चोक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है, सब प्रेरण पर आधारित है। और सब प्रेरण किसको कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी फेनोमेना, इसी घटना को कहते हैं सब प्रेरण। तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथम N1 तथा द्वितीयक N2 है, तो आप इसके बीच का रिलेशन पूछ रहा है आपको। यानी कुंडली जो होता है, कुंडली जो जोड़ा जाता है, इसमें एक तरह से गोल गोल करके कुंडली जो तार जोड़ा जाता है वो आपको बताया जा रहा है कि प्रथम जो कुंडली है वो N है और द्वितीय कुंडली जो है N2 है। लेकिन ये क्या दोनों में, ये इसका आपको रिलेशन पूछा है कि ये दोनों में कैसा रिलेशन है। आपका पहला ऑप्शन है N1 बराबर होगा N2 का, दूसरा ऑप्शन है आपका N1 छोटा होगा N2 से, तीसरा ऑप्शन आपका है N1 बड़ा होगा N2 से, और लास्ट ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 4 नंबर का करेक्ट आंसर
आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी N1 छोटा होगा किससे, N2 से। N1 किससे छोटा होगा, N2 से छोटा होगा, ठीक है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। ये न्यूमेरिकल्स है। अगर आप लोग को एक तरह से सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। देखिए अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का समीकरण I बराबर 50 sin 100t है तो धारा का आवृत्ति होगा, यानी हर्ज पूछा जा रहा है आपको, आवृत्ति क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका है 50 पाई हर्ज, दूसरा आपका ऑप्शन है 50 बाई पाई हर्ज, सी आपका ऑप्शन है 100 पाई हर्ज, लास्ट आपका डी ऑप्शन है 100 बाई पाई हर्ज। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि यदि एसी का समीकरण I बराबर 50 sin 100t है तो धारा का आवृत्ति होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई बाई, यानी 50 बाई पाई हर्ज होगा। कितना होगा, 50 बाई पाई हर्ज होगा। इस तरह से कौन सा पांचवा नंबर का कौन सा हुआ आंसर, कौन सा हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। युक्ति यानी मशीन, यानी एक तरह से यंत्र, यानी जो वोल्टता को बढ़ा देता है क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए ये जो होता है उच्च, यानी एक तरह से वोल्ट को जो बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है, यानी युक्ति जो वोल्ट को बढ़ा देता है वो बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, ये मतलब अपचाई मतलब ट्रांसफर बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, अपचाई ट्रांसफर। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर जो देखते हैं आप बिजली का मतलब एक तरह से एसी करंट में जो देखते हैं, ये ट्रांसफार्मर जो होता है उसका जो आविष्कार किया था वो माइकल फैराडे साहब ने किए थे। माइकल फैराडे साहब ने किए थे 1831 में ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे साहब ने 1831 में किए थे। कहाँ किए थे, ब्रिटेन में, हमारे इंडिया में नहीं, ब्रिटेन में किए थे, ठीक है। और ये जो होता है ट्रांसफर दो तरह के होते हैं, एक होता है उच्चाई जिसको कहते हैं सेटअप ट्रांसफर, और एक होता है अपचाई जिसको कहते हैं सेट डाउन यानी स्टेप डाउन, सॉरी उच्चाई जिसको मतलब ट्रांसफर दो प्रकार का होता है। पहला है उच्चाई यानी स्टेप अप ट्रांसफर, और दूसरा है अपचाई जिसको कहता है स्टेप डाउन ट्रांसफर। और ये जो होता है उच्चाई में जो होता है एक तरह से ये मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है और इसमें धारा की प्रबलता को मतलब घटा देता है, ठीक है। और अपचाई में जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो उसमें होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है वो मतलब घटा देता है, और मैं इसमें जो होता है धारा की प्रबलता को मतलब बढ़ा देता है, किसमें, अपचाई में। लेकिन ये जो कह रहा है कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक तरह से वोल्टेज को क्या कहता है, बढ़ा देता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। कितना हो गया, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, अपचाई और उच्चाई। अच्छाई मतलब उच्चाई यानी स्टेप अप ट्रांसफर, और अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने। कहाँ किया था, ब्रिटेन में। कब किया था, 1831 में, ठीक है। ये एक तरह से मेन फैक्ट्स हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह से सातवां क्वेश्चन करा कि LCR यानी LCR। अब समझिए कि LCR जो होता है ये एक सर्किट है, यानी परिपथ है, सर्किट। LCR मतलब जो सर्किट होता है इसका फुल फॉर्म होता है LCR का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी LIQUIDITY, स्पेलिंग भी सुनिए, LIQUIDITY, COVERAGERATIO रेशियो, इसको कहते हैं LCR का फुल फॉर्म होता है, यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR का फुल फॉर्म होता है। और इसका दूसरा नाम भी है रेजोनेंट रेशियो, रेजोनेंट सर्किट, इसको कहते हैं रेजोनेंट सर्किट भी कहते हैं, यानी LCR सर्किट होता है। लेकिन आपको यहाँ वैल्यू दिया जा रहा है, L का मान दिया जा रहा है 8.0 हेनरी, C का मान दिया जा रहा है 0.5 माइक्रो, और R का मान दिया जा रहा है 100 ओम। अगर इसको श्रेणी क्रम में है, ये अगर श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा। पहला आपका ऑप्शन है 6 यानी 6000 रेडियन पर सेकंड, दूसरा आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आपका 600 रेडियन पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन आपका 500 रेडियन पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन आपका है 600 हर्ज, और लास्ट ऑप्शन आपका है 500 हर्ज। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि अनुनादी जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा, अनुनादी जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो अनुनादी आवृत्ति होगा वो होगा 500 रेडियन पर सेकंड होगा। कितना होगा, 500 रेडियन पर सेकंड। ये आपका न्यूमेरिकल्स है, LCR परिपथ पर आधारित न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। आप लोगों को अगर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व अगर चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, प्लीज कमेंट करें। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्लीज कमेंट करें आप लोगों को अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो। सातवां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कुंडली का व्यवहार जो होता है परिपथ में धारा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है केवल एसी परिपथ में किया जाता है, यानी जो चोक कुंडली का जो व्यवहार होता है वो किस परिपथ में मतलब धारा को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के
के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका है केवल एसी परिपथ में, दूसरा ऑप्शन आपका है केवल डीसी परिपथ में, तीसरा है आपका दोनों एसी तथा डीसी परिपथों में, लास्ट में है आपका इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी केवल एसी परिपथ में होता है। किसका मतलब, यानी ये जो चौक कुंडली है इसका यूज होता है, ये व्यवहार होता है, उपयोग होता है परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए। कौन सा परिपथ में? केवल एसी परिपथ में। इस तरह से 8वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो परिपथ में, यानी इसको रेजोनेंट सर्किट भी कहते हैं, परिपथ में धारिकत्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादित आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को एल से बदलकर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एल जो होता है सी का जो वैल्यू हुआ, सी का वैल्यू कितना बदलकर कितना किया जाता है? 4C कर दिया जाता है, यानी इसको 4 टाइम्स से बढ़ा दिया जाता है। अब कह रहा है कि प्रेरकत्व को जो मतलब एक तरह से एल से बदलकर कितना होना चाहिए, यानी प्रेरकत्व को एल जो होता है ये इसको बदलकर कितना होना चाहिए अगर सी का वैल्यू को अगर 4 टाइम्स से बढ़ा दिया जाए। पहला आपका ऑप्शन है 2L, दूसरा ऑप्शन आपका है L/2, तीसरा ऑप्शन आपका L/4 और लास्ट ऑप्शन आपका 4L। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना आपको 9वां क्वेश्चन का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 4L, यानी इसका भी एक तरह से क्या मान बढ़ जाएगा 4, यानी आपको सी यानी सी का वैल्यू अगर 4C अगर 4 टाइम्स से बढ़ा देंगे तो इसका भी एल का भी ऑटोमेटिकली इसका मान जो बदल कर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स से इसका भी बढ़ जाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं समान वैल्यू पर इसका मतलब एक तरह से जैसे जितना वैल्यू मतलब सी का बढ़ा उतना वैल्यू उतना मतलब किसका बढ़ा? एल का बढ़ा। ठीक है, इसी तरह से मतलब 9वां क्वेश्चन कवर हुआ। देखिए 10वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर क्या होगा? यानी कुंडली जो होता है एक तरह से ट्रांसफार्मर होता है जो ये छोटा सा एक कुंडली पहला होता है। ठीक है, ये पहला कुंडली हुआ प्राथमिक कुंडली, एक बड़ा कुंडली होता है। ठीक है, एक बड़ा कुंडली जो होता है ये इतना ये बड़ा साइज का होता है। ठीक है, इसमें जो फेरा है कितना है? 1000। कितना फेरा लगाया गया इसमें? इस 1000। और बड़ा कुंडली में कितना, यानी सेकंड यानी द्वितीय कुंडली में 3000 लगाया गया है। ठीक है, यदि आपको कह रहा है कि 80 वोल्ट इसमें देंगे कितना? प्रथम कुंडली में यानी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है कितना? 80 वोल्ट, यानी एक तरह से एसी करंट एसी प्राथमिक कुंडली में कितना? 80। यदि 80 वोल्ट के एसी यानी एसी जो होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट उसका वोल्ट कितना? 80 है, तो द्वितीय कुंडली के प्रति विभवांतर होगा, यानी इसमें अगर 80 है तो इसमें कितना विभवांतर होगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा वो आपको पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए है आपका 240 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका 2400 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन आपका 0.024 वोल्ट है और लास्ट ऑप्शन आपका है 0.08 वोल्ट। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना, करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 0.08 वोल्ट होगा। क्या होगा? यानी सेकेंडरी यानी सेकंड जो द्वितीय जो प्लेट होगा द्वितीय कुंडली होगा उसमें वोल्ट यानी विभवांतर कितना हो जाएगा? 0.08 वोल्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अपचाई यानी अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? धारा को बढ़ाता है, वोल्टता को बढ़ाता है या फिर वाटता को बढ़ाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है अपचाई। जैसे कि मैंने एक बताया आपको कि ट्रांसफार्मर का 2 टाइप होता है। पहला टाइप है आपका ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफर, दूसरा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफर यानी अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है यानी अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पूछ रहा है कि ये जो होता है एक तरह से बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? यानी अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो बढ़ाता है अपचाई ट्रांसफर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो धारा को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? धारा को बढ़ा देता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुखता है क्या है? जूल उस्मन है, पेल्टियर उस्मन है या फिर थॉमसन प्रभाव है या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो उसमें प्रभाव होता है यानी हीट इफेक्ट जो होता है वह मुख्यतः क्या है यही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो मुख्यतः है वो है जूल उस्मन यानी जो प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव मुख्यतः क्या है? जूल उस्मन है, जूल उस्मन कहते हैं इसको। ठीक है, 12वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट जितना जल्दी हो सके जितना कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेकिन 13वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग मतलब क्या होता है? इसका एक तरह से लगभग बोल रहा है आपको कि इसका जो एक तरह से औसत वैल्यू होता है, एक तरह से नॉर्मल वैल्यू क्या होता है शक्ति गुणांक का? शक्ति गुणांक क्या होता है मैंने बताया अभी आप लोगों के शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है? कोस थीटा। और शक्ति गुणांक का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 होता है। ठीक है, 0 से 1। और इसका मतलब अगर ये मतलब एक तरह से किसी प्रत्यावर्ती धारा पर यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक अगर 0 है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि परिपथ में ऊर्जा जो
हानि का मान है वो 0 के बराबर है, ठीक है। लेकिन आपको करा कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है, पहला ऑप्शन आपका है 90 डिग्री, दूसरा आपका ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन आपका 180 डिग्री, लास्ट ऑप्शन आपका 0। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना, 13वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 0, यानी संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होगा वो क्या होगा, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये समझिए कि परिपथ का जो ऊर्जा हानि का मान भी होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी ऊर्जा जो हानि होगी यानी ऊर्जा का क्षय होगा जो वो 0 के बराबर होगा, मतलब ये है कि ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध के लिए कार्य करता है। पहला ऑप्शन आपका है डीसी, दूसरा आपका है एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, दूसरा है आपका डीसी एसी दोनों, और लास्ट है इसका में लास्ट है इनमें से कोई नहीं। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि 14वां क्वेश्चन आपको ये करा कि निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र यंत्र यानी संधारित्र यंत्र है प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, यानी एक तरह से रेसिस्टेंट की तरह कार्य करता है, किसके लिए करता है वो आपको पूछना है, यानी एसी डीसी या फिर एसी डीसी दोनों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डीसी, यानी डीसी के लिए करता है, यानी संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह जो कार्य करता है काम करता है वो किसके लिए, डीसी के लिए करता है, किसके लिए, डीसी के लिए करता है। इस तरह से 14वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एलसी परिपथ को कहा जाता है, ये जो परिपथ है एलसी ये क्या है, परिपथ, ये जो सर्किट है एलसी सर्किट है, एलसी ये क्या है, एक सर्किट है, जैसे कि एलसीआर, यानी ये एलसीआर क्या है, ये एक सर्किट है, ये इसको क्या नहीं रेजोनेंट सर्किट कहते हैं, एलसीआर को, वो भी एक तरह से सर्किट है, और एलसी भी एक क्या है, सर्किट है। लेकिन एलसी सर्किट को क्या कहा जाता है, उसका एक नाम है। पहला ऑप्शन आपका है दोलनीय परिपथ, दूसरा है आपका अनुगामी परिपथ, तीसरा आपका शैथिल्य परिपथ, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है आपको कि इसका एलसी जो परिपथ है उसको क्या कहा जाता है। देखिए उसको कहा जाता है दोलनीय परिपथ कहा जाता है, एलसी सर्किट को क्या कहा जाता है, दोलनीय परिपथ कहा जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रतिबाधा यानी इंपेडेंस एक ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिबाधा जो एक तरह से यह है, यानी एक तरह से फिजिकल यानी भौतिक राशि है, उसका ऐसा मात्रक यानी ऐसा यूनिट आपको पूछ रहा है। पहला आपका ऑप्शन है हेनरी, दूसरा है आपका ओम, तीसरा है आपका टेस्ला, और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ओम, क्या हो जाएगा, ओम, यानी इंपेडेंस प्रतिबाधा यानी ओम हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। और ओम किसका एसआई मात्रक होता है, रेसिस्टेंस। आप समझ सकते हैं रेसिस्टेंस और प्रतिबाधा यानी सिमिलर क्वांटिटी है, ठीक है। इंपेडेंस और प्रतिबाधा यानी रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक यानी प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। 16वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100 पाई टी है तो धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 60√2, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 60/√2, लास्ट सी आपका ऑप्शन है 100 और लास्ट ऑप्शन आपका 0। लेकिन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आपको दे दिया, I बराबर 60 sin 100 पाई टी है, धारा के मूल माध्य वर्ग का मान पूछ रहा है आपको, धारा का जो मूल माध्य वर्ग है उसका आपको मान पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो मान होगा वो होगा 60/√2, कितना हो जाएगा 60/√2। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 17वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का ऐसा मात्रक या फिर मात्रक ऐसा यूनिट कह सकते हैं आप, प्रतिघात का मात्रक या यूनिट क्या होता है वो आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ओम, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है फैराडे, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एम्पियर, और लास्ट में आपका ऑप्शन है महो। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि प्रतिघात का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है। देखिए इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि 19वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है वो आपको बताना है। देखिए 19वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 19वां LR का जो प्रतिबाधा क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से 19वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन कह रहा है आपको कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और क्या होता है, विवाद जो बल के बीच का जो कालांतर होता है वो क्या होता है। पहला आपका ऑप्शन है π/2, दूसरा आपका ऑप्शन है π/4, तीसरा ऑप्शन आपका 0 और लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। लेकिन 20वां आपको क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में और विवा बल के बीच का कालांतर क्या होगा, यही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन 20वां करेक्ट आंसर होगा इसका होगा 0, यानी 0 के बराबर होता है।
ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मतलब तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है? पहला ऑप्शन आपका उच्च मान, दूसरा है औसत मान, तीसरा है मूल औसत वर्ग धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी तप्त तार अमीटर जो युक्ति है, जो माप यंत्र है, वो क्या मापता है वो आपको बताना है। देखिए ये जो मापता है वो मापता है मूल औसत वर्ग का धारा मापता है। क्या मापता है? मूल औसत वर्ग धारा मापता है। क्या मापता है? मूल औसत वर्ग धारा। कौन? तप्त तार अमीटर यानी प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन को। यह आपको कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, यानी ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको परतदार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है उच्च धारा प्रवाहित हो सके, दूसरा है आपका उच्च विभव प्रवाहित प्राप्त हो सके, तीसरा आपका है भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके, और लास्ट ऑप्शन है आपका अधिक ऊर्जा प्राप्त किया जा सके। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी, भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न होने वाली हानि कम की जा सके। क्यों? मतलब ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार इसलिए बनाया जाता है कि भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न होने वाली भंवर धारा द्वारा होने वाली हानि यानी लॉस जो होता है उसको मतलब कम किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मतलब ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको मतलब एक तरह से परतदार बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एलसीआर परिपथ यानी एलसीआर सर्किट में ऊर्जा का क्षय होता है, यानी रेजोनेंट सर्किट में, एलसीआर सर्किट का दूसरा नाम है रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है? ऊर्जा का क्षय होता है। प्रेरक में होता है, प्रतिरोधक में, या फिर धारित्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसको करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रेरक में, यानी एलसीआर सर्किट में, यानी रेजोनेंट सर्किट में ऊर्जा का क्षय होता है। कहाँ होता है? प्रेरक में होता है। इसी तरह आगे बढ़ते 26वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का जो वैल्यू है उसका मान शून्य होने की आवृत्ति होगी, यानी शून्य इसका, यानी धारा जो होगा आई का मान आपको शून्य करना। ठीक है, इसकी आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है, लेकिन आपको आवृत्ति यानी आई का जो मान है वो शून्य है। लेकिन कब शून्य होगा? जब आवृत्ति होगी क्या होगी? 25 हो जाएगी आवृत्ति, जब 50 हो जाएगी, या फिर ऑप्शन सी आपका 100, ऑप्शन डी लास्ट है आपका 200। ठीक है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। 26वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि घरेलू यानी जो घरेलू में जो यूज करते हैं विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगा? जब धारा का मान मतलब 0 हो जाता है। लेकिन ये जो 0 होता है कब होता है? जब 25 हर्ट्ज पर 0 होता है। कितना हर्ट्ज पर? 25 हर्ट्ज पर क्या हो जाता है? यानी 50 का यानी आधा जब हो जाता है, 50% रह जाता है हर्ट्ज, तो उसका मतलब आई का मान क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन। ये आपको करा कि भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? पहला आपका ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन आपका 60 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन आपका 100 हर्ट्ज, और लास्ट ऑप्शन आपका 220 हर्ट्ज। पहले की 26 क्वेश्चनों में पहले की घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो वही 50 हर्ट्ज ही होता है। ठीक है, घरेलू में जो यूज करते हैं विद्युत आपूर्ति उसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है? 50 हर्ट्ज ही होता है। इस तरह से कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 27वां क्वेश्चन कवर हुआ। ऑप्शन अब आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 कोस WT है। ठीक है, कोस वाट है। ठीक है, एम्पियर तथा विभव V बराबर वोल्ट जो है वो 200 साइन वोल्ट है, और परिपथ में शक्ति का हानि क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका है 20 वाट होगा, दूसरा आपका 40 वाट, लास्ट तीसरा आपका 100 यानी 1000 वाट, और लास्ट आपका 0। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका जो क्षय होगा ना वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर? 0 के बराबर इसका क्षय होता है। ठीक है, यानी किसी प्रत्यावर्ती धारा में आई का मान क्या हो जाएगा? ये 5 कोस WT हो जाएगा, और एम्पियर तथा जो विभव होगा वोल्ट होगा 200 साइन WT वोल्ट हो जाएगा। परिपथ में जो शक्ति की हानि होगी वो 0 के बराबर होगी। मतलब 0 में यानी परिपथ में एक तरह से ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, शक्ति का क्षय नहीं होगा। इस तरह से 28वां क्वेश्चन आज कवर किए। कितना? 28वां क्वेश्चन कवर किए। टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग मतलब एक तरह से मतलब जहां तक हो सके नोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी टाइप को आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई मतलब दूसरा क्वेश्चन या फिर कोई दूसरा बहुरूपीय क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए यही इसी टाइप के आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसलिए एक तरह से मतलब जो न्यूमेरिकल्स है वो तो मैं खुल करके एक तरह से एक्सप्लेन करके नहीं बताया हूँ। अगर आप लोग को चाहिए कि उसको मतलब एक्सप्लेन करके बताइए तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट कीजिएगा तो हम फिर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज बस यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।